अब एक और देश क्यूबा पर अमेरिका की नजर। अमेरिकी विदेश मंत्री ने दी धमकी, कहा अर्थव्यवस्था बची नहीं है, तबाह है पूरा देश। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को मिली बड़ी जिम्मेदारी। असम स्क्रीनिंग कमेटी के बने सदस्य। उम्मीदवारों के चयन में प्रियंका गांधी की करेंगे मदद। ईरान में बड़ा जन आक्रोश। 90 शहरों में उग्र प्रदर्शन जारी। 10 की मौत। खामेनेई ने दी दंगाइयों को चेतावनी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर की ओर करेंगे, जहां अब एक और देश क्यूबा पर अमेरिका की नजर टिकी हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने क्यूबा को धमकी दी है। अर्थव्यवस्था बची नहीं है क्यूबा की, पूरा देश जो है वो तबाह है, ऐसा अमेरिका का कहना है। कुछ मामलों में क्यूबा का वेनेजुएला पर कब्जा है और इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के बाद अब अमेरिका की ट्रंप सरकार के हौसले बुलंद हैं और अब वे दक्षिण अमेरिका के अन्य देशों को भी धमकाने पर उतर आए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने क्यूबा को चेतावनी देते हुए कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के बाद अगर वे क्यूबा की सरकार में होते तो यकीनन उन्हें चिंता होती। उन्होंने कहा कि क्यूबा पूरी तरह से तबाह देश है, इसे पूरी तरह से अयोग्य सरकार और इसे एक वृद्ध व्यक्ति चला रहा है, इसकी कोई अर्थव्यवस्था नहीं बची। उन्होंने कहा कि मादुरो की सुरक्षा में लगे सभी गार्ड्स भी क्यूबा के थे। क्यूबा ने कुछ मामलों में वेनेजुएला पर कब्जा किया हुआ है और क्यूबा ने वेनेजुएला को अपनी कॉलोनी बनाने की कोशिश की। आपको बता दें कि अमेरिका और क्यूबा के बीच रिश्ते दशकों से तनावपूर्ण है। फिदेल कास्त्रो की सरकार के साथ अमेरिका के संबंध बिगड़े और अमेरिका ने क्यूबा पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। अब बढ़ते आगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां डेल्सी रॉड्रिग्स बनी वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट ने डेल्सी रॉड्रिग्स को नियुक्त किया है। डेल्सी रॉड्रिग्स उपराष्ट्रपति पद पर हैं कार्यरत और मादुरो सरकार की भरोसेमंद नेता रही हैं रॉड्रिग्स। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त करने का आदेश दिया है। अदालत ने इसे प्रशासनिक निरंतरता और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। मादुरो सरकार के भरोसेमंद नेता रही रॉड्रिग्स उपराष्ट्रपति, वित्त और तेल मंत्री जैसे अहम पद संभाल चुकी है। अदालत के आदेश में कहा गया है कि डेल्सी रॉड्रिग्स बोलिवेरियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला के राष्ट्रपति के पद का दायित्व संभालेंगी, ताकि प्रशासनिक निरंतरता और साथ ही राष्ट्र की समग्र रक्षा सुनिश्चित की जा सके। डेल्सी रॉड्रिग्स वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डेल्सी रॉड्रिग्स को ये बड़ी जिम्मेदारी इस पद पर नियुक्त किया है। बढ़ते आगे, जहां छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने की डेडलाइन तय की है, जिसके बाद डेडलाइन में सिर्फ 90 दिन बाकी है। सवाल यह है कि अब तक कितने नक्सली मारे जा चुके हैं, कौन कौन से बड़े चेहरे खत्म हुए और जो बचे हैं उन्हें कब तक खत्म करने का दावा सरकार कर रही है। जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पिछले 40 सालों से बस्तर के जंगलों में लाल आतंक का साया था, लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। सुरक्षा बलों के बड़े और सटीक ऑपरेशनों ने नक्सल संगठन की कमर तोड़ दी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 1.5 साल में बस्तर और आसपास के इलाकों में 300 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं। इनमें शामिल हैं संगठन के सबसे खुखार चेहरे माड़वी हिड़मा। नक्सल संगठन का महासचिव बसवराजू गणेश उइके सहित कुल 23 बड़े नक्सली कमांडर थे। ये वही नाम थे जो दशकों तक सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बने रहे। सिर्फ मुठभेड़ ही नहीं, नक्सल संगठन के भीतर डर और टूट भी साफ नजर आ रही है। भूपति रूपेश
और रामधीर जैसे बड़े नक्सलियों ने सैकड़ों साथियों के साथ हथियार डाल दिए। सरेंडर करने वालों की संख्या 1000 के पार बताई जा रही है। अब सवाल यह है, कौन से बड़े नक्सली अभी जिंदा हैं? खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अब सिर्फ 3 शीर्ष पोलित ब्यूरो मेंबर बचे हैं। देवजी, मिसिर बेसरा, गणपति। इसके अलावा बस्तर के जंगलों में पापा राव और देवा जैसे नक्सली जान बचाकर लगातार ठिकाने बदल रहे हैं। सरकार का दावा है कि इन बचे हुए नक्सलियों के ठिकानों की सटीक जानकारी मिल चुकी है। डीआरजी, कोबरा और सीआरपीएफ की संयुक्त टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। ड्रोन, सैटेलाइट और फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक ले जा चुके हैं। गृहमंत्री अमित शाह साफ कह चुके हैं, जो नक्सली सरेंडर करेंगे उन्हें मौका दिया जाएगा, लेकिन हथियार उठाने वालों के खिलाफ कोई ढील नहीं दी जाएगी। सरकार का दावा है कि 31 मार्च 2026 से पहले बचे हुए सभी बड़े नक्सली या तो ढेर होंगे या आत्मसमर्पण करेंगे। बीएसएफ की अनेक उपलब्धियां हैं और आज मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सभी सुरक्षा बलों के साझे पराक्रम के कारण वो दिन दूर नहीं जब ये देश नक्सल समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर लेगा। हमारा संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश को नक्सल समस्या से हमेशा के लिए मुक्त कर हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के विकास का रास्ता हम साफ कर देंगे, प्रशस्त करेंगे। नक्सलवाद के कमजोर पड़ने का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। पहले जहां बंदूकें बोलती थी, अब वहां सड़कें, स्कूल और मोबाइल नेटवर्क पहुंच रहा है। बस्तर, जो कभी डर का पर्याय था, अब विकास की ओर बढ़ रहा है। टीएनपी न्यूज स्पेशल डेस्क। हरिद्वार में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं गंगा रसोई के नाम से खास कैंटीन व्यवसाय शुरू करने जा रही है। हरिद्वार के ग्रामीण विकास इंक्यूबेटर केंद्र में महिलाओं की 6 दिवसीय ट्रेनिंग खत्म हो गई है। इस अनोखी क्लाउड किचन सर्विस के जरिए महिलाएं कम बजट में अपने घरों से किचन संचालित कर शुद्ध, सादा और पौष्टिक भोजन तैयार कर सकेंगी। इससे उन्हें रोजगार और आत्मनिर्भरता मिलेगी। क्लाउड किचन की कॉन्सेप्ट है, इसमें महिलाएं अपने रसोई से ही इसको संचालित कर सकेंगी। एक तरह से ये रसोई से रोजगार की ओर बढ़ाया हुआ कदम है और इसमें आज हमने 25 महिलाओं को प्रशिक्षण पूरा किया है। इसकी आगे भी हम सीरीज जारी रखेंगे प्रशिक्षण। हमने कई प्रशिक्षक बुलाए थे, जिसमें जो फूड सेफ्टी के ऑफिसर थे वो भी आए थे। इसी तरह से जो हमारे होटल मैनेजमेंट के जो प्रशिक्षक थे वो भी आए थे। तो उन्होंने इसके साइंटिफिक जो मानक हैं उसको बताया। जो हमारे मेडिकल की तरफ से लोग आए थे उन्होंने जो स्वास्थ्य संबंधी मानक है उसके संबंध में चर्चा की। भोजन तो सभी महिलाएं अच्छे से बनाती हैं। हम अपना भोजन अच्छे से बेचेंगे और इससे पैसा कमाएंगे, जिससे महिलाएं अपना रोजगार खड़ा कर सकेंगी, वहाँ आत्मनिर्भर बनेंगी और सशक्त बनेंगी। और आजकल की हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया और कंपनियाँ, जो फैक्ट्रियाँ हैं, हॉस्पिटल हैं, उनके अकॉर्डिंग जितनी हमारी डिमांड है घर के बने हुए खाने की, घर का शुद्ध और फ्रेश खाना हो ताकि सबको मिले और हेल्दी खाना हो। जो मिल्स वगैरह हैं हमारे यहाँ, जो छूट गया था पीछे खाना, वो हम सप्लाई करें। मतलब मैम और सर द्वारा जो हमें ये ट्रेनिंग दी गई, मतलब खाना तो हम घर से ही बनाते थे, घर में ही बनाते थे, पर यह है कि हमें भी थोड़ा मतलब सम्मान प्राप्त हुआ उनके द्वारा। और सर ने जो नाम रखा है वो सबसे बढ़िया, मतलब अपने यहाँ हरिद्वार में सबसे, मैं तो नहीं मानती इससे अच्छा नाम कोई होगा, माँ गंगे करके। उत्तराखंड के देहरादून में श्री सिद्ध पीठ अघोर मां शक्ति ट्रस्ट के संस्थापक नीतीश महाराज को महामंडलेश्वर बनाया गया है। बता दें कि नीतीश महाराज माता का एक दरबार लगाते हैं, उनको महामंडलेश्वर का पद दिया गया है, जिसके बाद बड़ी संख्या से दूर दराज से आए भक्तों ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। मैं इस समय देहरादून जिले के झाझरा में मौजूद हूँ और यहाँ पर लगातार एक दरबार है जो माता का, वो चर्चाओं में रहता है। ऐसे में देखिए कि पहले यहाँ पर गुरु जी थे नीतीश शंकरनंद गिरी महाराज, उनको एक बड़ी उपाधि मिली है महामंडलेश्वर की।
तो वो यहाँ पर अभी मौजूद है हमारे साथ में। लगातार जो श्रद्धालु है दूर दराज से वो भी यहाँ पर इनको बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। तो अभी हम शंकरानंद गिरी महामंडलेश्वर जी से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनको कैसा यहाँ पर लग रहा है। श्रद्धालुओं के बीच में समय रहा है, यहाँ पर मौजूद है दरबार में। जी गुरु जी, कैसा आपको लग रहा है महामंडलेश्वर बनकर? क्या कहेंगे आप भक्तजनों के लिए? जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे गुरुओं ने मां भवानी महामंडलेश्वर का माथा पीठाधीश्वर प्रथम नागा सन्यासी किन्नर, उन्होंने मुझे इतना योग्य माना कि मेरी ये जो महामंडलेश्वर की पोजीशन है ये बहुत बड़ी पोजीशन है कि मैं इस महामंडलेश्वर की पोजीशन की गरिमा को बना के रखूंगा। संत समाज को, सनातन धर्म को हम लोग आगे बढ़ावा देंगे। सनातनी किन्नर अखाड़े से जो मुझे महामंडलेश्वर की उपाधि माँ की तरफ से और सारे हमारे गुरुओं की तरफ से, हमारे आचार्य कौशल्यानंद गिरी जी माँ की तरफ से मिली है, मैं यही आशा करूंगा कि सबके भाग्य खुले, सबकी तरक्की हो और जो ये जो गद्दी है माता बहुचरा घोष निशान काली दरबार की गद्दी सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। जय माता दी, ओम नमो नारायण। हमारे साथ नीतीश महामंडलेश्वर जो गुरु जी थे वो मौजूद थे। इस समय उन्होंने बताया कि यह भक्तों के लिए भी बहुत बड़ी उपाधि है और इसी के साथ जो गुरु जी है वो कामना कर रहे हैं कि भक्तों का जो मंगलमय दिन है और जो उनकी जो मनोकामना लेकर भक्तजन यहाँ पे वो जल्दी जो है वो पूरी हो। जनपद के लिए देहरादून से मनीष उपाध्याय की रिपोर्ट। उत्तराखंड के विकास नगर में एक बार फिर अवैध प्लॉटिंग का प्रशासन पर बुलडोजर गरजा है। हिंदूवाला गांव में 50 बीघा अवैध प्लॉटिंग को अंजाम दिया जा रहा है। जो इसकी शिकायत पर एसडीएम विनोद कुमार के नेतृत्व में टीम पहुंची और बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद सभावाला गांव में नाली को बंद कर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी, जिस पर प्रशासन ने अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर कार्रवाई की। ग्वालियर में साईं बाबा मंदिर में नए साल के पहले दिन दर्शन करने गई एक बुजुर्ग महिला शातिर चोरों का शिकार हो गई। गणपति विहार कॉलोनी की रहने वाली 62 वर्षीय निर्मला शर्मा जब मंदिर में कतार में लगकर दर्शन कर रही थी, तभी उनके गले से लगभग 1.5 लाख रुपए के सोने की चेन चोरी हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जिसमें एक महिला चोर ने बुजुर्ग महिला की चेन चोरी करते हुए दिखी। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। घटना यहाँ एक साईं बाबा मंदिर है, उसमें ये महिला परिक्रमा लगा रही थी, तो उसके बाजू में पीछे पीछे 2 महिलाएं और आईं और उन्होंने सॉल इस तरीके से उड़ी कि इस महिला के गर्दन तक भी सॉल आ गई और उसको जिसकी चोरी हुई है 14 ग्राम सोने की उसकी चेन चोरी हुई। उसको पता नहीं चला कि उसकी चेन चोरी हो गई है। बाद में घर पहुँचने पर उसको एहसास हुआ कि उसकी चेन गायब हो गई है। थाने पर रिपोर्ट करने में फुटेज दिखाए गए। फुटेज में स्पष्ट हुआ कि 2 महिलाएं पीछे चल रही हैं और उन्होंने उसकी चेन चोरी की। उस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। महाराष्ट्र के मुंबई में गोवंडी की जनता को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आज हमने सुना कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की फौज वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़कर उसी के देश से निकालकर अमेरिका ले गई। जब अमेरिका वेनेजुएला से वहां के राष्ट्रपति को उठा सकता है तो फिर आप पाकिस्तान में जाकर 26/11 आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को भारत ला सकते हैं। आज हमने देखा कि वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखबशुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजाकर उठाकर लाओ। अगर ट्रंप कर सकता है तो क्या आप कम है? जब ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार।
बिहार के सुपौल जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के लोहिया चौक के कॉर्पोरेट होटल में छापे मारकर जुआ अड्डा का पर्दाफाश किया। जानकारी के अनुसार 10 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने 6,25,452 रुपए नकदी, 12 मोबाइल फोन, 21 एटीएम कार्ड बरामद किए। बता दें कि पुलिस अधीक्षक सुपौल के निर्देश पर एसडीपीओ और डीएसपी के संयुक्त नेतृत्व पर यह कार्रवाई की गई। फिलहाल सभी आरोपियों के खिलाफ सुपौल थाने में मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कॉर्पोरेट होटल में कुछ अवैध गतिविधि चल रहा है। इसका सत्यापन एवं आगे की कार्रवाई हेतु एसएचओ सदर मिस्टर रावत के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसका मॉनिटरिंग एसडीपीओ सदर एवं डीएसपी साइबर के द्वारा किया गया। और ये जो सूचना जो प्राप्त हुई इसका सत्यापन हेतु रेड किया गया और जिस होटल से 10 लोगों को डिटेन किया गया और उन लोगों के पास से जो जुआ खेलते हुए उन लोगों को पकड़ा गया है। और इन लोगों के हाथ से 6,40,000 के आसपास पैसा और 12 मोबाइल एवं 21 एटीएम कार्ड बरामद किया गया है। इसके अलावा 2 बाइक एवं 2 4 चक्का गाड़ी भी सीज किया गया है। इस पर पुलिस द्वारा कांड दर्ज करके आगे के अनुसंधान किया जा रहा है। इस पर पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ अनुसंधान किया जाएगा और इसके जो भी और लोग इन्वॉल्व है उन लोगों का भी एविडेंस कलेक्ट करके उन लोगों का भी गिरफ्तारी किया जाएगा। थैंक यू। बिहार के सुगौली सहित कई प्रखंडों में लगातार बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए डीएम सौरभ जोरवाल ने निजी और सरकारी सभी स्कूलों में कक्षा 12वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक को 7 जनवरी तक बढ़ा दिया है। बिहार के सुगौली में सिकरहना नदी के ध्वस्त बांध का विधायक राजेश कुमार ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने अधिकारियों से बांध के पुनर्निर्माण को लेकर मंत्रणा की। वहीं विधायक ने कहा कि जर्जर और ध्वस्त बांध का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा। साथ ही मौके पर सिकरहना नहर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता आलोक कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बिहार में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और राजधानी पटना को घने कोहरे ने अपनी चपेट में ले लिया। चारों तरफ कोहरा छाया है, जिससे दृश्यता यानी विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। शहर पर धुंध की चादर लिपटी हुई है, जिससे आम जनजीवन काफी प्रभावित हो गया है। बिहार में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और राजधानी पटना को घने कोहरे ने अपनी चपेट में ले लिया है। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता बहुत कम हो गई है। शहर पर धुंध की चादर लिपटी हुई है, जिससे सुबह के समय आवागमन में कठिनाई आ रही है। मध्य प्रदेश के विदिशा में इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में एक युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। 22 वर्षीय मृतक युवक का नाम शुभम बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इलाके में लगे सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल अभी तक हत्यारोपी का पता नहीं चल पाया है। थाना सिविल क्षेत्र अंतर्गत अभी एक खबर आई थी थोड़ी देर पहले, जिसमें पता चला था कि एक हत्या का मामला हुआ है और जिसमें जो नंदू चौबे करीब 22-23 साल उम्र है, इनकी युवक है, इनके साथ चाकूबाजी हुई है और अस्पताल में पता चला था तो तत्काल टीम अस्पताल गई। फिर वहां पे पता चला उनकी डेथ हुई है और यहाँ पे स्पॉट की कार्रवाई और आरोपियों की पताराशी चल रही है। बहुत जल्दी इसमें हम लोग पूरा इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे, आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। क्या लगा प्रथम दृष्टया क्या पूरा मामला भी प्रथम दृष्टया जो अभी तक बात सामने आई है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज और फुटेज वगैरह मिले हैं हमें और उसमें आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। परिजनों ने अभी तक कोई ऐसा किसी के साथ बैर विरोध या झगड़ा नहीं बताया है, लेकिन इनपुट हमें मिल गए बहुत सारे, जिन पे हमारी टीम लगी हुई है लगातार और बहुत जल्दी हम गिरफ्तार भी करें, खुलासा करेंगे। उत्तराखंड के देहरादून में भाजपा युवा मोर्चा के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की। वहीं सीएम धामी ने कहा कि भाजपा युवा मोर्चा संगठन की वैचारिक शक्ति और मजबूत आधार है। युवाओं की भूमिका राष्ट्र निर्माण और जनहित के कार्यों में निर्णायक रही है। साथ ही सीएम धामी ने युवाओं पर विश्वास जताते हुए कहा कि युवा पदाधिकारी संगठन और प्रदेश को नई ऊर्जा देंगे। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। चैतन्य बघेल को पिछले साल 18 जुलाई को ईडी ने घोटाले की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था और तब से वो न्यायिक हिरासत में थे।
वहीं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ईडी द्वारा दर्ज मामले और छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और साथ ही आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा द्वारा दर्ज मामले में उनकी जमानत याचिकाएं मंजूर कर ली। रिहाई के दौरान भूपेश बघेल बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं और समर्थकों के साथ जेल परिसर के बाहर मौजूद रहे। समर्थकों ने बेटे और पिता के समर्थन में नारे भी लगाए। इस दौरान पार्टी के झंडे लहराए गए और ढोल बजाए गए। देखिए, ये जो माननीय उच्च न्यायालय का कल जो ऑर्डर था वो अपलोड हुआ शाम में, और उसके बाद आज जो है सुबह से ही ये प्रक्रिया शुरू हो गई। माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है ईओडब्ल्यू से एक्साइज मामले में, उसमें पूरा शर्तों का सब उसमें समावेश है और आदेश भी है कि कितने की जमानत होगी। वरन ईडी में जो है उसमें यह आदेश सामान्य उच्च न्यायालय का कि जो ट्रायल कोर्ट है वो डिसाइड करेगी क्या शर्तें रहेंगी और कितने की जमानत होगी। तो जैसे बाकी लोगों को जो जमानत हुई है उसी हिसाब से जो है वो ईडी कोर्ट ने फिर जमानत दिया और कुछ शर्तें लगाई हैं, और उस शर्तों का फिर समर्थन में एफिडेविट दिया गया, इसलिए उसको समय लगा और करीब 3-3:15 बजे दोनों कोर्ट के जो रिहाई आदेश आ गए थे। क्या पासपोर्ट जमा करना पड़ा? पासपोर्ट जमा करने का निर्देश था माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में, और इसके समर्थन में एफिडेविट देना पड़ा क्योंकि चैतन्य बघेल ने अभी तक कोई पासपोर्ट बनाया ही नहीं है। तो अगर पासपोर्ट नहीं बना है, वो बता दिया गया कोई पासपोर्ट नहीं बना है, इसलिए पासपोर्ट जमा करने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टाउन हॉल स्थित रैन बसेरे का दौरा किया। उन्होंने ठंड से बचाव के लिए जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए और साथ ही भोजन कराया। मुख्यमंत्री ने रैन बसेरे में ठहरे लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और वहां मौजूद अधिकारियों को समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ यूपी ब्यूरो चीफ नितिन सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन, सीएम योगी ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया है, वहां मौजूद लोगों से बातचीत की है। रैन बसेरों की अगर बात करें तो वहां किस तरह की सुविधाएं जो है वो योगी सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है? देखिए, मैं आपको साफ साफ बता दूं कोमल कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारत में हैं, और शनिवार की अगर बात की जाए, क्योंकि शनिवार को ही उन्होंने रैन बसेरों का निरीक्षण किया था, लेकिन इस शनिवार को काफी अहम बनारस के लिए देखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस में जो अधिकारी हैं उनके साथ विकास कार्यों की, कानून व्यवस्था की, और जो बनारस है क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है तो उसके विकास की गति की समीक्षा की है। और इसके साथ ही उन्होंने जो अलग अलग तरह से जैसे सड़क चौड़ीकरण, इसके अलावा अधिग्रहण और जो बाकी जो ऐसे कानून व्यवस्था से जुड़े हुए मामले हैं उनकी समीक्षा की है और उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की बात की और आदेश दिए हैं। लेकिन इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्योंकि जाड़े का मौसम है और इसके पहले भी देखा गया है कि सीएम गोरखपुर में भी रैन बसेरों का उन्होंने औचक निरीक्षण किया है। राजस्थान में भी कई सारे मंत्रियों ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया है, और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनारस में रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया और वहां पर ये बिल्कुल नितिन, जिस तरह से यूपी के कई जिलों के लिए शीतलहर का जो है वो भी अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया, ऐसे में सीएम योगी खुद लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और जरूरतमंदों को उन्होंने कंबल और अन्य सामान भी वितरित किए। इसके साथ ही सीएम ने अधिकारियों को तमाम जो है दिशा निर्देश है वो भी जारी किए, उनमें क्या क्या शामिल है? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां तक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए उसमें साफ तौर पर अगर देखा जाए तो जो बनारस का विकास कार्य है, उसके अलावा कानून व्यवस्था की प्रगति और उसकी समीक्षा जो है वो सीएम ने की है। इसके अलावा जो दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण का मामला सबसे ज्यादा हाईलाइट है वाराणसी को लेकर के, तो ऐसे में दाल मंडी सड़क और चौड़ीकरण के लिए जो भूमि अधिग्रहण के कार्य हैं उसको जल्द से जल्द पूरा करने के जो निर्देश हैं वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए, का इसमें तेजी लाई जाए। इसके साथ ही न्यायालयों में जो लंबित मामले हैं उनकी उचित पैरवी कर शीघ्रता से उसका जो निस्तारण है वो भी किया जाए, इसका भी आदेश जो है वो सीएम ने दिया है। और जिस तरह से लगातार ठंड का प्रकोप है उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में, तो ऐसे में सीएम ने बनारस में जब वो थे तो उन्होंने रात में जो रैन बसेरे हैं उनका निरीक्षण किया और जो लोग वहां पर थे उनसे जानने की कोशिश की कि किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है, सबको खाने पीने की उचित व्यवस्था है कि नहीं है, जाड़े से बचने के लिए क्या प्रबंध किए जा रहे हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं सीएम ने अधिकारियों को ये भी दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी लोग अभी भी सड़क पर खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, इस
ठंड में उनको जल्द से जल्द व्यवस्थित किया जाए और उन्हें इन रैन बसेरों में शिफ्ट किया जाए ताकि किसी को भी ठंड ना लगे, ठंड से किसी की भी मृत्यु ना हो। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं और लगातार औचक निरीक्षण जो है वो सीएम योगी द्वारा जारी किए गए हैं। नितिन, आप खबर पर नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं बड़े अपडेट की ओर, जहां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आज आगाज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे। 1000 से ज्यादा खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। 4 से 11 जनवरी तक ये प्रतियोगिता आयोजित होगी। राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आज आगाज होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे। 4 से 11 जनवरी तक इस प्रतियोगिता का आयोजन होना है, जिसमें हजारों खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। बता दें कि पूर्वांचल में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर यानी नेशनल लेवल की वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। ये प्रतियोगिता 4 से 11 जनवरी तक खेली जाएगी। प्रतियोगिता में 1000 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल होंगे। पुरुष और महिलाओं की लगभग 73 टीम इसमें भाग लेंगे और इसको लेकर खिलाड़ियों में एक अलग ही उत्साह और जोश जो है वो नजर आ रहा है। 58 टीमों के खिलाड़ी जो है इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे और बड़ी संख्या में खिलाड़ी जो है वो उत्साहित नजर आ रहे हैं जो इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले हैं। 4 से 11 जनवरी तक इस प्रतियोगिता का आयोजन होना है। यूपी के वाराणसी में शीतलहर का प्रकोप जारी है। ठंड के बीच वाराणसी में बेघर लोगों के लिए 25 हाईटैंक रैन बसेरे बनाए गए हैं। वहीं एडीएम सदानंद गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश हैं और उनका विजन बहुत स्पष्ट है कि हमें अच्छी से अच्छी सुविधाएं देनी है। हमने इसी कड़ी में यहाँ बहुत सारे प्रयास किए हैं। यहाँ वाईफाई है और साथ ही बाकी सभी सुविधाएं हैं। जनपद वाराणसी में स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी का भ्रमण हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी होता है और उनके विजन बहुत स्पष्ट हैं। बदलता हुआ परिवेश है, बदलती हुई सुविधाओं को हमें देना है। उसके क्रम में हम लोग यहाँ पर बहुत सारा प्रयास किए हैं। नगर निगम के द्वारा, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, कमिश्नर सर के निर्देश में हम लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। और आप देखेंगे वाईफाई है। इसके अलावा हम यहाँ सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित किए हुए हैं पूरा कैंपस। अलाव की व्यवस्था है और फायर एक्सटिंग्विशर से लेकर के सभी सारी व्यवस्थाएं जो आप एक होटल में सोच सकते हैं, उसका करने का पूरा प्रयास हम लोगों ने किया है। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां मोहन भागवत का 7 दिवसीय मथुरा दौरा रहने वाला है। आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मोहन भागवत शामिल होंगे। यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी मोहन भागवत चर्चा करते हुए नजर आएंगे। संगठन की योजनाओं पर गहन मंथन कार्यकारिणी में किया जाएगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अपने 7 दिवसीय दौरे पर आज मथुरा पहुंचे, जहां वो वृंदावन स्थित केशव धाम में अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा संगठन की आगामी योजनाओं पर भी मंथन करेंगे। मोहन भागवत 10 जनवरी तक वृंदावन में रहेंगे और विभिन्न सत्रों में भाग लेंगे, जिसमें संघ के शीर्ष पदाधिकारी और संगठनों के प्रमुख लोग शामिल होंगे। इस बैठक में संघ के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की जाएगी और इसके अलावा आगामी योजनाओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। और सबसे अहम है यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव। ऐसे में भागवत राज्य की चुनावी रणनीति पर भी गहन चर्चा करेंगे। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मथुरा से हमारे सहयोगी अमित फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, मोहन भागवत का 7 दिवसीय मथुरा दौरा रहने वाला है, क्या कुछ खास कार्यक्रम जो है वो प्रस्तावित है? जी बिल्कुल कोमल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मोहन भागवत मथुरा जंक्शन पर पहुंचे और वहां से उन्हें जो है कड़ी सुरक्षा के बाद जो है केशव धाम जो उनका आवास है जहां वो प्रवास करेंगे, वहां पर उनको ले जाया गया। बताया जा रहा है कि 4 जनवरी से 10 जनवरी तक मोहन भागवत 7 दिन के अपने प्रवास पर यहाँ मथुरा आए हैं और केशव धाम में रहेंगे। और 7 दिवसीय जो अखिल भारतीय कार्यकारिणी की जो बैठक होगी उसमें की वो अध्यक्षता करेंगे, जिसमें करीब सर संचालक जो कार्यवाहक है वो और 50 से ज्यादा जो है पदाधिकारी इस जो है बैठक में शामिल होंगे। और लगातार 7 दिन तक उन जो पदाधिकारी हैं उनसे जो है वो बैठक करेंगे। उसके बाद बताया जा रहा है कि कई अहम मुद्दों पर जो है यहाँ जो है वो बैठक हो सकती है और निर्णय भी लिए जा सकते हैं। मीडिया को इससे दूर रखा गया है। मीडिया की वहाँ जो पाबंदी है बिल्कुल वहाँ जाना मनाही है।
और बताया जा रहा है कि अक्षय बिल्कुल पात्र का एक अमित, इस दौरान जो कार्यकारिणी की अहम बैठक होने वाली है, इसमें कौन कौन से मुद्दे हैं? संगठन की मजबूती को लेकर तो है, इसके अलावा और कौन से मुद्दे नजर आ रहे हैं? क्योंकि 2027 में यूपी में चुनाव भी है, क्या उस पर भी जोर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, मैं आपको कोमल बता दूं कि जो है सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यूपी का जो चुनाव है उस पर मुद्दा है, और जो देश भर में चुनाव जहां जहां होने हैं उन पर भी जो है सरसंचालक जो है वो अपनी गहनता से जो है वो लोगों से बातचीत करेंगे। और बताया जा रहा है कि इसमें अमित शाह जी और योगी, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी जो है वो इनसे मिलने आ सकते हैं, लेकिन अभी कार्यक्रम उनका नहीं आया है, लेकिन सूचना ये आ रही है कि वो इनसे मिलने यहाँ मथुरा आ सकती है। बिल्कुल अमित, और जिस तरह यूपी में राजनीति इतनी गरमाई हुई है, ऐसे में मोहन भागवत का ये 7 दिवसीय दौरा कितना अहम माना जा रहा है? जी बिल्कुल, मोहन भागवत जी यहाँ पहुंचे हैं और इस कार्यक्रम को, जो उनका 7 दिन का प्रवास है, इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इसमें बताया जा रहा है कि जो है यहाँ पर बहुत अहम महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए जा रहे हैं, क्योंकि पूरे देश के सरसंचालक यहाँ आ रहे हैं और जो उनके 50 से ज्यादा पदाधिकारी हैं जो संघ को संचालन करते हैं वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि बड़ा फैसला जो है यहाँ आ सकता है, और जो अंदर का निर्णय है वो भी सामने आएगा कुछ समय बाद। जी बिल्कुल, और अमित, जिस तरह आप कह रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी की भी मुलाकात हो सकती है, क्या और कोई बड़ा चेहरा जो है वो कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होगा? मोहन भागवत की मुलाकात को लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, अभी तो कोमल यही बताया जा रहा है कि संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो ही आएंगे, लेकिन जो सूचनाएं मिली थी उसके आधार पर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का भी जो है यहाँ आना तय था, लेकिन अभी उनका कार्यक्रम नहीं है तो अभी कुछ कहना नहीं है, लेकिन उनका आना तय है, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। चलिए ठीक है अमित, आप खबर पर नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते आगे, जहां प्रयागराज में माघ मेला 2026 का शुभारंभ हो गया है। पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर पहले मुख्य स्नान के साथ ही औपचारिक शुरुआत हो गई है। बता दें कि यूपी सरकार ने माघ मेले के तीर्थयात्रियों के लिए जन आश्रय स्थल स्थापित किए हैं, तमाम सुविधाएं दी गई हैं। प्रयागराज में माघ मेला 2026 का शुभारंभ हो गया है। पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर पहले मुख्य स्नान के साथ ही इस ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन की औपचारिक शुरुआत हो गई। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने माघ मेले के तीर्थ यात्रियों के लिए जन आश्रय स्थल स्थापित किया है। पहलगाम हमले को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर लखनऊ के हजरतगंज थाने में पहुंची। पुलिस की ओर से उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए 4 बार नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस मिलने के बाद नेहा सिंह राठौर और उनके पति थाना पहुंचे। वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उन्हें दूसरा नोटिस मिला है। जब पहला नोटिस मिला तब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। हालांकि अब वो कह रही है कि पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो भी है उनके साथ जांच में पूरा सहयोग करेंगे। और इस बीच एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। असम के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य इमरान मसूद को नियुक्त किया गया है। कमेटी की अध्यक्षता करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा और उम्मीदवारों के चयन में प्रियंका गांधी की मदद कांग्रेस सांसद इमरान मसूद करते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस की तरफ से इमरान मसूद को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। असम के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य इमरान मसूद को बनाया गया है। प्रियंका गांधी की उम्मीदवारों के चयन में मदद करेंगे। कमेटी की अध्यक्षता प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगी। कांग्रेस ने असम के लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है, जिसकी अध्यक्षता प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगे और इमरान मसूद सदस्य होंगे। पार्टी ने चुनावी राज्यों में उम्मीदवार चयन को मजबूत करने के लिए समिति बनाई। अब इमरान मसूद असम में संगठन और उम्मीदवारों के चयन से जुड़े कामों में प्रियंका गांधी की मदद करेंगे। फैसला पार्टी की रणनीतिक तैयारियों का अहम हिस्सा माना जा रहा है और इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करना और सही उम्मीदवारों का चयन करना है। इमरान मसूद को संगठनात्मक अनुभव और चुनावी रणनीति की समझ के कारण ये जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय इमरान मसूद का अनुभव असम जैसे महत्वपूर्ण राज्य में कांग्रेस की रणनीति को धार देगा।
रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां बाल और महिला गृहों की लाइव मॉनिटरिंग होगी। सीएम योगी का अधिकारियों को सख्त निर्देश इसे लेकर जारी हो चुका है। लापरवाही बरतने पर अधिकारियों पर तुरंत एक्शन भी लिया जाएगा। 60 बाल और 10 महिला गृहों की निगरानी जो है वो मॉनिटरिंग जो है वो की जाएगी। तो योगी सरकार महिला और बाल सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। महिला कल्याण विभाग के तहत प्रदेश के 60 बाल गृहों और साथ ही 10 महिला शरणालयों की 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी के लिए लखनऊ में अत्याधुनिक स्टेट डाटा मैनेजमेंट सेंटर यानी एसडीएमसी अप्रैल 2025 से कार्यरत है। ये केंद्र पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा व अधिकारों की रक्षा करता है। अनियमितताओं पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। इससे उत्तर प्रदेश में महिला और बाल संरक्षण मजबूत हो रहा है। बाल और महिला गृहों की लाइव मॉनिटरिंग उत्तर प्रदेश में की जा रही है। सीएम योगी ने सख्त निर्देश जारी किए हैं और जो भी इसमें लापरवाही बरतेगा, जो भी अधिकारी इसमें अनियमितता बरतेगा, उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर नेशनल हाईवे पर हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार 2 ट्रकों की भीषण भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद एक अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे घर में जा घुसा। हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस राहत बचाव कार्य में जुट गई। कड़ाके की ठंड में सरकार और नगर निगम के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। जनवरी की सर्दी में गरीब और बेसहारा लोग सड़कों और फुटपाथों पर खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है। न लाभ की व्यवस्था है, न रैन बसेरे की, जिससे असहाय लोग काफी परेशान हैं। प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। घने कोहरे के कारण यातायात बाधित नजर आ रहा है। वहीं लोग घरों से बाहर निकलने के लिए बचते नजर आए। चौक चौराहों पर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम की करवट से मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने यूपी के 35 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ यूपी ब्यूरो चीफ नितिन सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन, जिस तरह पहले भी हम जिक्र कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, किस तरह की सुविधाएं लोगों को दी जा रही है और इसके साथ ही मौसम विभाग ने और क्या कुछ चेतावनी जारी की है? देखिए, लगातार उत्तर प्रदेश में जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं राजधानी समेत प्रदेश भर में जो मौसम ने करवट ली है और शुक्रवार की सुबह से ही जो आसमान है वो नीला था और धूप निकलने वाली नहीं थी, लेकिन अचानक ये जो विक्षोभ है वो कमजोर पड़ते हुए दिखाई दी है और जो ठंडी पछुआ हवाएं हैं वो चलने लगी और ऐसे में जो गलन है वो बढ़ चुकी है और करीब 10 से 15 किलोमीटर की प्रति रफ्तार की जो हवा है ये कहीं ना कहीं जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां पर बर्फ गिरी है उन जगहों से ही आ रही है और उसके बाद जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर जो ठंड है वो अब बढ़ चुकी है। ऐसे में अगर देखा जाए, क्योंकि लगातार सरकार का भी प्रयास है कि लोगों को इस ठंड से बचाना है, रैन बसेरों का इंतजाम करना है, लेकिन जो लोग अभी भी सड़क पर निकल रहे हैं काम और अपनी नौकरी करने के लिए निकल रहे हैं, पढ़ने लिखने के लिए निकल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं समस्याएं अभी भी झेलनी पड़ रही हैं। तापमान की बात की जाए तो लगातार जो मौसम विभाग है उनकी तरफ से ये जो हिदायत है वो दी जा रही है कि आने वाले दिनों में भी कोहरा और ठंड जो है वो जनजीवन जो है वो प्रभावित करेगा और तापमान की लगातार जो गिरावट है वो होती रहेगी। ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि 3 से 5 डिग्री तक का तापमान भी जा सकता है। तो लगातार जो ठंड है, जो कोहरा है, वो यानी अभी लोगों को ठंड से राहत मिले के आसार नजर नहीं आ रहे। नितिन, इसके साथ ही ये जानना बहुत जरूरी है, विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है। नेशनल हाईवे पर सड़क हादसों के सिलसिले है वो भी देखने को मिल रहे हैं। इसको लेकर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई है? हाँ, देखिए, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी निजी दिनों भी अधिकारियों के साथ एक बैठक की। ये जो ट्रैफिक के नियम है, जो NHAI है और इसके अलावा जो ट्रैफिक की जो हिदायतें हैं, इसके अलावा जो आपके हाईवेज हैं, नेशनल हाईवेज हैं, वहां पर कैसे पुस्तक की पेट्रोलिंग बढ़ाए, इन सारी चीजों को लेकर के सीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे।
कि जो नेशनल हाईवेज है वहां पर जो गाड़ियां चल रही हैं उनकी स्पीड पर निगरानी रखी जाए कि बहुत ज्यादा ओवर स्पीडिंग में वो गाड़ियां ना चले, स्पीड निर्धारित की जाए, पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। और ये भी कहा गया था कि थोड़ी थोड़ी दूर पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, जो एम्बुलेंस है, वो भी तैनात रहें कि अगर इस तरह की कोई घटना अचानक हो जा रही है तो जल्द से जल्द उसको जो भी पीड़ित है, जो भी उस हादसे का शिकार हुआ है, उससे जल्द से जल्द जो भी राहत है वो पहुंचाई जाए, उसे अस्पताल पहुंचाया जाए। अगर कहीं पर गाड़ी में आग लग गई है, क्योंकि बीते दिनों देखा भी गया है कि कई सारी बसों में आग लगी थी, हादसे हुए थे और गाड़ियों में भी आग लगी थी। तो ऐसे में सीएम ने साफ तौर पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है कि कैसे इन जगहों पर पेट्रोलिंग बढ़ानी है, कैसे अधिकारियों को वहां पर तैनात रहना है, कैसे वहां पर जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है वो वहां पर रहने चाहिए, ताकि अगर किसी तरह की कोई घटना होती है तो लोगों को सही समय पर उनको उपचार दिया जाए। तो ये सारी चीजें जो है वो पहले ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दी गई है। देखना ये होगा कि जल्द से जल्द ये जो ठंड है कितनी जल्दी लोगों को आप पीछा छोड़ती है। बिल्कुल नितिन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जालौन जिले के कुरसेड़ा गांव में जियो टावर के पास बड़ा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। क्षेत्रीय वन अधिकारी के निर्देशन में करीब 1 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया गया। फिलहाल किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और अजगर को जंगल क्षेत्र में सुरक्षित छोड़ दिया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। हमीरपुर के मौधा कोतवाली क्षेत्र में घर खाली कराने को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट का वीडियो कैमरे में कैद हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है। अमरोहा जिले से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां कुछ रईसजादों ने नेशनल हाईवे की सर्विस रोड के डिवाइडर पर गाड़ी दौड़ाकर खतरनाक स्टंट किया। इस लापरवाही से बड़ा हादसा भी हो सकता था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसके बाद लोगों में आक्रोश साफ तौर पर देखा जा रहा है। स्थानीय लोग पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सर्विस रोड पर स्टंटबाजी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जहां कुछ बदमाशों ने नियमों की धज्जियां उड़ाई और सर्विस रोड पर जो है वो थार से स्टंटबाजी करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। इस दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना हो सकती थी, कोई बड़ा हादसा हो सकता था, कोई जान माल का नुकसान हो सकता था और इसका वीडियो जो है अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिसके आधार पर अब लोगों में काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है। लोग वीडियो के आधार पर पुलिस से इन लोगों के खिलाफ, जो भी इसमें संलिप्त है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और खबर झांसी से है, जहां बिना नंबर दौड़ रहे ट्रैक्टर्स का आरटीआई में पर्दाफाश करते हुए 380 ट्रैक्टर्स पर कार्रवाई की गई, लेकिन अवैध बालू गिट्टी रोकने का कोई ठोस प्लान नहीं किया गया। आलम तो यह है कि खनिज और पुलिस विभाग को कोई सूचना नहीं दी गई। मुख्य सड़कों पर ये बिना रजिस्ट्रेशन वाहन यमराज बनकर दौड़ रहे हैं। बदायूं में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस का सख्त एक्शन जारी है। हत्या के आरोप की घेराबंदी के दौरान पुलिस ने मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ में आरोपी धूम सिंह के पैर में गोली लगी, जबकि उसके साथी ने आत्मसमर्पण कर दिया। दोनों के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय बदायूं के निर्देशानुसार जनपद में चलाए जा रहे वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 3 जनवरी को मजरिया थाना पुलिस टीम को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 31 दिसंबर को जो हत्या हुई थी उसके वांछित अभियुक्तगण बित्रोई रोड पर हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं और उनके पास अवैध असले भी हैं। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जिसके क्रम में अभियुक्तगणों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम धूम सिंह बताया और उसके साथ ही दूसरे साथी को गिरफ्तार किया गया। उसका नाम आकाश है। इनके पास से एक अवैध तमंचा और कार्टेज बरामद हुए हैं। इस संदर्भ में अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।